हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम IELTS एकेडमिक राइटिंग टास्क 2 में 7+ बैंड स्कोर कर सकते हैं। और इसके लिए हम फॉलो करेंगे हमारा क्राइटेरिया जो कि ITP और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने दिया हुआ है। उस क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए कैसे हम बैंड 7 या बैंड 7+ यानी कि 8 बैंड 8 की रिक्वायरमेंट को मीट कर सकते हैं और कैसे हम बैंड स्कोर गेट कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, एक क्वेश्चन है हमारे पास एंड द क्वेश्चन इज सम पीपल थिंक दैट एम्प्लॉयर्स शुड नॉट केयर अबाउट द वे देयर एम्प्लॉयज ड्रेस बिकॉज़ व्हाट मैटर्स इज द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क। टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री? तो सबसे पहले अगर हम टास्क समझें तो टास्क हमें कहना चाह रहा है कि कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जो एम्प्लॉयर्स हैं यानी कि जो लोग जॉब देते हैं, जो बॉस होते हैं, उनको इस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए कि उनके एम्प्लॉयज क्या ड्रेस करके, क्या पहन के ऑफिस में या फैक्ट्री या अपना किसी ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे हैं, बल्कि बिकॉज व्हाट मैटर्स इज, क्योंकि जो बात ज्यादा महत्व रखती है वो है क्वालिटी ऑफ देयर वर्क, कि वो अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं। सो टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री? पहली गलती जो स्टूडेंट अक्सर करते हैं वो इसको कुछ इस बिना अंडरस्टैंडिंग के लिखने की कोशिश करते हैं कि ये टास्क इस बारे में नहीं है कि एम्प्लॉय को वर्दी पहननी चाहिए, कोई ड्रेस कोड रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। ये टास्क इस बारे में नहीं है, टास्क इस बारे में है कि क्वालिटी ऑफ वर्क ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है या एम्प्लॉय का ड्रेस कोड। सो इस पूरी स्टेटमेंट में हम अगर अग्री होंगे, अगर हम कहेंगे कि टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री क्वेश्चन में अगर हम फुली अग्री जाएंगे तो इसका मतलब हम कहेंगे कि क्वालिटी ऑफ वर्क मैटर करता है, और अगर हम डिसएग्री जाएंगे तो हम कहेंगे कि उनका ड्रेस कोड मैटर करता है। तो जब ये टास्क हमारा एक्सटेंट में है तो हम इसको एक्सटेंट आंसर में ही लिखेंगे। हम दोनों के लिए जाएंगे कि जो वर्क क्वालिटी है वो भी मैटर करती है और जो एम्प्लॉय का ड्रेस कोड है वो भी मैटर करता है, बट हमारा जो ओपिनियन होगा वो क्लियर होगा कि जो दोनों में से सबसे ज्यादा एक राइटर को लिखने के लिए क्या इंपॉर्टेंट लगता है, कि कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए अब हम इस टास्क को 3 हिस्से में लिख सकते हैं, 3 तरीके से लिख सकते हैं। पहला हम फुली अग्री जाएंगे जिसमें हम कहेंगे कि क्वालिटी ऑफ वर्क इज इंपॉर्टेंट। दूसरा हम फुली डिसएग्री जाएंगे जिसमें हम कहेंगे कि ड्रेस कोड इज इंपॉर्टेंट। और तीसरा हम पार्शियल व्यू देंगे, हम कहेंगे कि हम दोनों चीजों से सहमत हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है, और हमें एक बैलेंस्ड अप्रोच चाहिए जहां पे एक एम्प्लॉयर को और एक एम्प्लॉय को एक ऐसा माहौल मिले कि वो एक अच्छा वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाए और कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा ग्रो मिले। तो जो सैंपल आंसर हम प्रोड्यूस करने वाले हैं वो पार्शियल व्यू पे हैं कि हमारे लिए दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों को हम बैलेंस ओपिनियन करके लिखेंगे। और इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन दोनों में हमें ये बात स्टेट करना पड़ेगा कि एम्प्लॉय के लिए दोनों, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के लिए दोनों चीजें ही इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और शुरू करेंगे पहले राइटिंग टास्क 2 के इसी क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में आप शुरू में देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, some argue that employers should overlook their employees dress code, prioritizing work quality instead। ये पहला जो स्टेप है हमारा इंट्रोडक्शन का, जो पहला पार्ट है वो है पैराफ्रेजिंग, और जो स्टेटमेंट थी हमारी हमने उसको पैराफ्रेज किया है। और कुछ लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा हैवी वर्ड्स ऐड करने की कोशिश करते हैं, बट हमारा सजेशन यही है कि अगर आप स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में कुछ अनफैमिलियर वर्ड आप ऐड करते हैं जिनका यूज आप अच्छे से नहीं जानते तो उनको अवॉइड कीजिएगा। बिल्कुल सिंपल ट्राई कीजिएगा सिर्फ आइडिया को अपने वर्ड्स में लिखने का। यहाँ पे एक एक वर्ड्स का सिनोनिम या एंटोनिम नहीं देखा करते हम, या उनके लिए मत जाइएगा, बल्कि बात वही की वही रहे और थोड़े थोड़े इसमें जो पैराफ्रेजेस हैं जो अपनी तरफ से होने चाहिए। तो जैसा हमने किया, some argue that, some people think that employers should overlook their employees dress code, कि एम्प्लॉयर्स को ओवरलुक कर देना चाहिए, यानी कि इस बात को नजरअंदाज कर देना चाहिए उनके एम्प्लॉयज का ड्रेस कोड क्या है, वो जो कि हमारे पास इंट्रोडक्शन क्वेश्चन में था, शुड नॉट केयर अबाउट, और इसको हमने किया शुड ओवरलुक। तो ऐसे सिनोनिम्स हमें ढूंढने हैं, कोलोकेशन के सिनोनिम ढूंढने, ना कि वर्ड्स के। उसके बाद लिखा प्रायोरिटाइजिंग देयर, उसके बाद लिखा प्रायोरिटाइजिंग वर्क क्वालिटी इंस्टेड।
और उनको प्रायोरिटाइजिंग करना चाहिए, उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए उनकी वर्क की क्वालिटी को, ना कि ड्रेस कोड को। ये पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन का जो क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है हमने पैराफ्रेज कर दिया। अब जो दूसरी चीज हम अपने इंट्रोडक्शन में ऐड करेंगे वो है अपना व्यू। और सिंपल सेंटेंस एक बहुत ही सिंपल सेंटेंस हम यूज करेंगे, क्योंकि ग्रामर का जब हम टास्क का क्राइटेरिया देखते हैं तो ग्रामर के सेक्शन में हमें मिक्सचर चाहिए होता है सिंपल और कंपाउंड सेंटेंसेस का। तो अपना व्यू देना है जहां हमने, वो एक बहुत अच्छी जगह है, वहां पे आप सिंपल अपना व्यू दीजिए, जिससे आप सीसी में भी क्लैरिटी मिलेगी और आपके ग्रामर में भी आपको बैंड स्कोर बूस्ट होके मिलेगा। आई पार्शली अग्री विद दिस व्यू, कि मैं इस व्यू के साथ पार्शली अग्री करता हूं। तो अभी सेकंड पार्ट हमारा क्लियर हुआ। पहला हमारा पार्ट इंट्रोडक्शन का, पैराफ्रेजिंग, दूसरा अपना व्यू, और तीसरा हम अपनी व्यू को भी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें आगे अभी लिखनी है। उन सारी चीजों को हम इंट्रोडक्शन में समराइज करेंगे। कैसे, आप देख रहे हैं हमारी स्क्रीन पर, व्हाइल प्रोफेशनल अटायर रिफ्लेक्ट्स अ कंपनीज इमेज। व्हाइल एक कनेक्टर है जो कि आगे जाके हमें एक ऑपोजिट स्टेटमेंट के लिए तैयार करेगा। व्हाइल प्रोफेशनल अटायर, यहाँ पे ड्रेस कोड को हमने फिर से लिखा प्रोफेशनल अटायर, तो ये साइनोनिम हमें कोलोकेशंस के रूप में लेने हैं, वर्ड फॉर वर्ड हम साइनोनिम नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि हमने देखा है हमारे एक्सपीरियंस में कि बच्चे कोशिश करते हैं एक एक वर्ड का साइनोनिम ढूंढना, और मैं हमेशा ही ये सलाह देता हूं कि आप एक वर्ड का साइनोनिम ढूंढने के बजाय एक पूरे जो कोलोकेशन है, 2 या 3 वर्ड्स का जो कलेक्शन है उसका साइनोनिम ढूंढिए। जैसे पहले ड्रेस कोड और अभी हमें मिला प्रोफेशनल अटायर। While professional attire reflects a company's image, कंपनी की इमेज बना के देता है, and foster equality, और जो इक्वालिटी को प्रमोट करता है, इक्वालिटी को आगे लेकर जाता है। कॉमा, यहाँ पे कॉमा लगाते ही हमारा जो आगे जो सेंटेंस है वो while से ऑपोजिट शुरू हुआ, यानी कि अभी हम दूसरे स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं while saying the quality of work, जो क्वालिटी ऑफ वर्क, ऊपर बात की क्वालिटी ऑफ वर्क, सेम कोलोकेशन मैंने यहाँ पे यूज किया, द क्वालिटी ऑफ वर्क इंक्लूडिंग, जिसमें इंक्लूड है ये चीजें, प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी, ऑनेस्टी एंड एक्सपर्टाइज। आप समझ सकते हैं प्रोडक्टिविटी यानी कि उनका जो प्रोडक्शन का जो काम करने का जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ेगा, वो अच्छा होना चाहिए, माफ कीजिएगा, उनका क्रिएटिविटी, ऑनेस्टी और एक्सपर्टाइज, वो उस चीज में एक्सपर्ट होने चाहिए, तब जो अपना ड्रेस कोड है इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्सपर्टाइज इज अनडिनाइबली क्रूशियल, और ये भी अनडिनाइबली क्रूशियल है, हम इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये हुआ हमारा इंट्रोडक्शन। आई होप कि आपने इंट्रोडक्शन के तीनों पार्ट्स को समझा होगा। पहले में जहां हमने पैराफ्रेजिंग किया, दूसरे में जहां हमने अपना ओपिनियन दिया, और तीसरे में जहां हमने अपने जो मिक्स ओपिनियन है, यानी कि दोनों को मिलाकर जो ओपिनियन दिया हमने, उसको हमने सपोर्ट किया। तो चलिए अब चलते हैं BP1 की तरफ। आइए अब हम सीखते हैं कि BP1 कैसे लिखें। तो BP1 की स्टार्टिंग लाइन में मैंने एक सेंट्रल आइडिया दिया, प्रोफेशनल अटायर इज वाइटल फॉर मेंटेनिंग अ कंपनीज इमेज एंड इंश्योरिंग अ सेंस ऑफ इक्वालिटी अमंग एम्प्लॉयज। ये वही एक पॉइंट है जो हमने ऊपर इंट्रोडक्शन में जिक्र किया था, जहां पे हमने लिखा था व्हाइल प्रोफेशनल अटायर रिफ्लेक्ट कंपनीज इमेज, वही कंपनीज इमेज हमने यहां लिखा, और वहां पे हमने लिखा था व्हिच एंड फोस्टर्स इक्वालिटी, और यहां पे हमने फिर से वही लिखा सेंस ऑफ इक्वालिटी अमंग एम्प्लॉयज। तो ये जो पॉइंट हमने एक सेंट्रल आइडिया हमने ऊपर इंट्रोडक्शन में इंट्रोड्यूस किया, उसी को यहाँ हमने एज ए सेंट्रल आइडिया रखा, और अभी हम इस पूरे सेंट्रल आइडिया को सपोर्ट करेंगे। देखिए कैसे। अ स्टैंडर्डाइज्ड ड्रेस कोड कन्वेज अ यूनिफाइड एंड सीरियस वर्कफोर्स टू क्लाइंट एंड पार्टनर्स। एक स्टैंडर्डाइज्ड ड्रेस कोड अगर हमारा होगा तो वो एक कन्वे करता है, एक मैसेज कन्वे करता है कि जो यूनिफाइड एंड सीरियस वर्कफोर्स, जो क्लाइंट्स हैं, जो पार्टनर्स हैं, उनको लगता है कि ये थोड़ा सीरियस है अपने वर्क को लेकर, और प्रोफेशनल लगते हैं। एनहांसिंग द कंपनीज रेपुटेशन, और जो एनहांस करके जाता है कंपनी की रेपुटेशन को। फुल स्टॉप। फर्दरमोर, जो कि एक लिंकर कनेक्टर है, इट एलिमिनेट्स पोटेंशियल डिस्ट्रैक्शन एंड बायसेस रिलेटेड टू क्लोथिंग चॉइसेस, और ये एलिमिनेट कर देता है, ये हटा देता है कि इसमें जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, जैसे कोई बंदा कुछ और ड्रेस कोड पहन के आए, कोई कुछ पहन कर आए, कोई कुछ पहन कर आए, तो एक दूसरे को देख के जो अट्रैक्शन होती है वो खत्म होती है, और उसके साथ साथ एक बायस रिलेटेड क्लोथिंग चॉइसेस बन जाता है कि जिसको जो अच्छा लगे वो नहीं पहनेगा, बल्कि एक स्टैंडर्डाइज्ड ड्रेस कोड है
जो कि फोस्टर करता है, फोस्टर अ सेंस ऑफ इक्वालिटी कि हम सारे एक साथ हैं, इक्वालिटी एंड इंक्लूसिविटी। उसके आगे हमने लिखा दिस यूनिफॉर्मिटी कैन कंट्रीब्यूट टू ए मोर डिसिप्लिन, और यही जो यूनिफॉर्म का जो ड्रेस कोड का जो सिस्टम है ये कंट्रीब्यूट करता है मोर डिसिप्लिन एंड फोकस्ड वर्क एनवायरनमेंट, यानी कि अभी जो है वो फोकस होगा डिसिप्लिन के ऊपर और वर्क एनवायरनमेंट वहां का और ज्यादा बेहतर होता जाएगा। वेयर एम्प्लॉयज आर जज्ड बेस्ड ऑन देयर स्किल्स, जहां पे एम्प्लॉयज जज किए जाएंगे अपनी स्किल के लिए एंड कंट्रीब्यूशन rather than their appearance, वहां पे उनके अपीयरेंस का फर्क नहीं पड़ेगा और वो अपने कंट्रीब्यूशन और अपने स्किल्स के लिए जज किए जाएंगे। thus और इस प्रकार a dress code plays a significant role in establishing a प्रोफेशनल एंड इक्विटेबल वर्कफोर्स। तो ड्रेस कोड इसलिए जरूरी है कि वहां पे एक प्रोफेशनलिज्म का फील आएगा, कंपनी का रेपुटेशन बढ़ेगा। और आपने देखा पूरे बीपी में कैसे हमने एक पॉइंट लिया और उसको पूरे बीपी में थ्रू आउट द बीपी हमने उस ओपिनियन को सपोर्ट किया, और ये सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे राइटिंग टास्क के लिए, खास करके टास्क 2 में। चलिए अब सीखते हैं बीपी 2। तो बीपी 2 की शुरुआत में हमने लिखा डिस्पाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोफेशनल ड्रेस कोड, कि डिस्पाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ, के बावजूद कि इसकी इंपॉर्टेंस है प्रोफेशनल ड्रेस कोड की, द क्वालिटी ऑफ वर्क, जो क्वालिटी ऑफ वर्क जो एम्प्लॉय प्रोड्यूस कर रहे हैं रिमेन पैरामाउंट, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। एम्प्लॉयज हु डेमोन्स्ट्रेट प्रोडक्टिविटी, वो वाले एम्प्लॉय जो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी, ऑनेस्टी एंड एक्सपर्टाइज, ये चारों के चारों वर्ड्स मैंने फिर से एज इट इज ले लिए जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में लिखे थे। एक्सपर्टाइज सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू द कंपनी सक्सेस, जो सिग्निफिकेंटली मतलब महत्वपूर्ण तरीके से कंपनी की सक्सेस को इंपैक्ट करती है, कंट्रीब्यूट करती है उसमें। अ रिलैक्स्ड ड्रेस कोड, अभी फिर से एक नया वर्ड लिया हमने, रिलैक्स्ड ड्रेस कोड कैन एनहांस जॉब सेटिस्फैक्शन, वो एनहांस करेगा जॉब सेटिस्फैक्शन एंड एफिशिएंसी बाय अलाउइंग एम्प्लॉयज टू वर्क कंफर्टेबली। तो जिसको जो ड्रेस कोड कंफर्टेबल लगेगा वो ड्रेस कोड पहन के आएगा, जिससे कि उनकी जॉब सेटिस्फैक्शन भी बढ़ेगी और साथ ही साथ वो उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी काम करने की। मोर ओवर अ फोकस ऑन रिजल्ट, तो रिजल्ट के ऊपर फोकस करना रादर देन अपीयरेंस, अपीयरेंस के बजाय अपीयरेंस के ऊपर फोकस करने के बजाय रिजल्ट के ऊपर फोकस करना एनकरेजेस इनोवेशन, वो इनोवेशन को एनकरेज करेगा एंड डेडिकेशन लीडिंग द हायर प्रोडक्टिविटी, जो कि लीड करेगा हायर प्रोडक्टिविटी को, और ये दोनों चीजें लीड करेंगी हायर प्रोडक्टिविटी को। और इस पॉइंट को कंक्लूड करने के लिए हमने फिर से लिखा अल्टीमेटली, ऊपर बीपी1 में था 10 THU है इस प्रकार, यहाँ पे अल्टीमेटली हमारे इस पॉइंट को कंक्लूड करेगा। अल्टीमेटली द प्राइमरी गोल ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन शुड बी अ डिलीवर एक्सेप्शनल वर्क, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो एक गोल होता है वो होता है कि वो एक अच्छा वर्क करके अपने एम्प्लॉयज को दे या अपने क्लाइंट्स को दे, एंड दिस इज अचीव्ड थ्रू द एफर्ट्स ऑफ स्किल्ड एंड मोटिवेटेड एम्प्लॉयज, और ये अच्छे एम्प्लॉयज जो कि स्किल्ड हैं या मोटिवेटेड हैं उन्हीं के बिहाफ पे ये किया जा सकता है, उन्हीं के द्वारा ये किया जा सकता है रिगार्डलेस ऑफ देयर अटायर, और इसमें उनके अटायर का कोई योगदान नहीं रहेगा। और इस प्रकार हमने दोनों बीपीज में दो अलग अलग आइडियाज लिए, दोनों को सपोर्ट किया। आइए सीखते हैं हाउ टू राइट अ कंक्लूजन। आइए अभी हम सीखते हैं हाउ टू राइट अ कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में टू समराइज या टू कंक्लूड या इन कंक्लूजन जैसे ये जो तीन वर्ड्स हैं दीज आर इनफ, आपको इसके ज्यादा और अल्टरनेट ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो हमने भी इसी से शुरू किया, स्क्रीन में देख रहे होंगे। इन कंक्लूजन बोथ प्रोफेशनल ड्रेस कोड, दोनों की दोनों चीजें कहते हैं, पहली कौन सी प्रोफेशनल ड्रेस कोड एंड हाई क्वालिटी वर्क, और एक अच्छी क्वालिटी का वर्क आर एसेंशियल फॉर अ सक्सेसफुल वर्कप्लेस। सो दोनों ही एसेंशियल है, दोनों ही जरूरी है, एक प्रोफेशनल एक एसेंशियल एक सक्सेसफुल वर्कफोर्स के लिए। अ बैलेंस्ड अप्रोच, यहाँ पे हमने अपने ओपिनियन को और ज्यादा क्लियर किया। अ बैलेंस्ड अप्रोच दैट वैल्यूज बोथ एस्पेक्ट्स, जो वैल्यू करती है या जो मानती है दोनों के दोनों एस्पेक्ट्स, कैन एनहांस द कंपनीज इमेज, वो कंपनी की इमेज को भी एनहांस करेगी, व्हाइल एंश्योरिंग दैट, और ये सुनिश्चित करते हुए कि दैट एम्प्लॉयज रिमेन प्रोडक्टिव एंड सेटिस्फाइड,
और जो एम्प्लॉयज हैं उनके वो प्रोडक्टिव रहेंगे, लगातार काम भी करते रहेंगे और वो अपनी जॉब से सेटिस्फेक्शन भी उनको मिलता रहेगा। तो ये बैलेंस्ड ओपिनियन है हमारा और इसमें हमने अपने टास्क को कंप्लीट किया है। और ये जो एक रिस्पॉन्स है ये डेफिनेटली आपको 7+ बैंड देके जाएगा, जिसमें कोई हमने टेम्पलेट फॉलो नहीं किया है, बिल्कुल सिंपल अप्रोच हमने रखा है। आइए वन बाय वन हम इस अप्रोच को भी समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में 3 चीजें आपकी सबसे ज्यादा जरूरी होती हैं। पहली, आपका पैराफ्रेजिंग, जो स्टेटमेंट आपको मिला है आपको उसको पैराफ्रेज करना है। दूसरा, आपका अपना ओपिनियन, किसी भी तरह का टास्क है अगर आपका ओपिनियन रिक्वायर्ड है तो यू मस्ट राइट योर ओपिनियन इन द बिगिनिंग ऑफ योर टास्क, जो कि इंट्रोडक्शन में जगह है। पैराफ्रेजिंग करने के बाद आप इंट्रोडक्शन में पैराफ्रेजिंग करने के बाद आप अपना ओपिनियन लिखेंगे और ओपिनियन लिखने के बाद अपने ओपिनियन को सपोर्ट करने के लिए जो आइडियाज आपके पास हैं उन आइडियाज को इंट्रोड्यूस करेंगे, एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे हम वहां पर। दूसरा, बात करते हैं अगर हम BP1 की, तो BP1 में जो आपका सेंट्रल आइडिया है एक ओपिनियन को लेकर या एक स्टेटमेंट को लेकर या एक आपका जो स्टेटमेंट से एक फर्स्ट ओपिनियन आप लेकर आए हैं उसका सेंट्रल आइडिया लिखेंगे आप, जैसे हमने यहाँ पे किया है। और उसके बाद थ्रू आउट द BP, उस पूरे BP में विद इन अ BP और विद इन अ सेंटेंस आपका हर एक वर्ड जो है वो क्वेश्चन को आंसर करता हुआ होना चाहिए। इसमें कुछ फालतू की चीज आप ऐड नहीं करना चाहेंगे, जैसे कि कुछ फालतू के कनेक्टर्स कुछ लोग कुछ ट्रेनर्स रेकमेंड करते हैं, तो उनके बजाय आपके जो कनेक्टर्स भी हो वो भी पूरे के पूरे रैशनल हो, वहां पे लगते हुए होने चाहिए। हम कनेक्टर्स लगाने के लिए सेंटेंस ना बनाए, बल्कि हम सेंटेंस बनाए उसमें कनेक्टर लगता हो तो हम लगाएं। दूसरा, हमने BP2 लिया जिसमें कि सेम हमने BP1 की टेक्निक को फॉलो किया। हमने सेंट्रल आइडिया ऊपर लिखा जो हम बात करना चाहते हैं, थ्रू आउट द BP हमने इसको फुली सपोर्ट किया। और दोनों BP के लास्ट में एक चीज आपने नोटिस की, हमने दोनों BP के लास्ट में उसको कंक्लूड किया कि ये सारे आर्गुमेंट्स जो हैं इसलिए इस तरह से प्रूव होते हैं। ये बहुत जरूरी है हमारी राइटिंग में। और लास्ट में जब हम कंक्लूजन लिख रहे हैं तो बावजूद इसके कि हम अपना सारा इंट्रोडक्शन को पैराफ्रेज करके लिखें, हमें नए वर्ड चाहिए यहाँ पे। और हम अपने ओपिनियन को भी डिसएग्री वाले टास्क में अगर आप अपने ओपिनियन को अच्छे से इलैबोरेट करके और सपोर्टिव करते हुए, क्योंकि अभी हमारे पास 2 ओपिनियन है, एक BP1 में एक BP2 में, दोनों की इंपॉर्टेंस को दिखाते हुए आप लिख दें कि हमें बैलेंस चाहिए और बैलेंस हो गई ये फायदा हो जाएगा, ये कंक्लूडिंग स्टेटमेंट है, ताकि इस चीज को ऐसे हैंडल किया जाना चाहिए आपने पूरी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन जो है वो आपका कंक्लूजन बन जाएगा। सो इट मस्ट बी क्लियर फॉर एवरीवन। जब भी इसको एग्जाम में पढ़ता है तो वो अच्छे से इसको पढ़ के समझ पाए कि आपने पूरी प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करते हुए और आर्गुमेंट्स को सपोर्ट करते हुए लास्ट में सॉल्यूशन क्या दिया है। सो कंक्लूजन लिखना इसलिए भी बहुत जरूरी बन जाता है हमारा। और कंक्लूजन में इस टास्क के ऐसे में जैसे हमने लिखा कि दोनों व्यूज को हमें बैलेंस करके चलना चाहिए ताकि कंपनी अच्छे से ग्रो करने पाए। चलिए आगे सीखते हैं कि इसको राइटिंग टास्क 2 क्राइटेरिया से कैसे लिंक करेंगे। आइए अभी हम अपने टास्क को आईएलटीएस एकेडमिक राइटिंग टास्क 2 के क्राइटेरिया से कंपेयर करेंगे और हम देखेंगे कि हमारा टास्क कहां स्टैंड करता है। और मैं टास्क जो बैंड 7 की रिक्वायरमेंट जो है वहां से शुरू करने वाला हूं। बैंड 7 की रिक्वायरमेंट देखते हैं। सबसे पहले हम यहां से देखेंगे कि बैंड 7 की रिक्वायरमेंट जो टास्क अचीवमेंट जो कि पहला क्राइटेरिया है उसमें क्या चाहिए, द मेन पार्ट ऑफ द प्रॉम्प्ट आर एप्रोप्रिएटली एड्रेस्ड, वो अच्छे से एड्रेस होने चाहिए जो हमारे टास्क के मेन पार्ट थे, वेयरिंग अ ड्रेस कोड और द क्वालिटी ऑफ वर्क, हमने अच्छे से एड्रेस किया। उस पर अ क्लियर एंड डेवलप्ड पोजीशन इज रिप्रेजेंटेड, हमने एक क्लियर पोजीशन दिया जिसमें हमने लिखा आई पार्शियली एग्री विद दिस व्यू, जो कि हमारा क्लियर पोजीशन रहा। मेन आइडियाज आर एक्सटेंडेड एंड सपोर्टेड, जो मेन आइडियाज हमने अच्छे से एक्सटेंड किए हैं और सपोर्ट किए हैं। बट देयर मे बी अ टेंडेंसी ऑफ ओवर जनरलाइज, जो कि हमने नहीं किया, और देयर मे बी अ लैक ऑफ फोकस एंड प्रिसीजन इन सपोर्टिंग आइडियाज और मटेरियल, हमने अपने आइडिया को सपोर्ट करने के लिए कुछ लैक अपनी तरफ से नहीं रखा, तो ये बैंड 7 की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है। टास्क के अंदर सीसी के अकॉर्डिंग यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो TA हमारा जो टास्क अचीवमेंट है वो 7 बैंड को डिस्क्राइब कर रहा है। और आगे बात करते हैं सीसी की, कोहेरेंस एंड कोहेजन की। सो जो पहली चीज हम सीसी के बारे में देखते हैं वो है
इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज आर लॉजिकली ऑर्गेनाइज्ड। लॉजिकली ऑर्गेनाइज्ड मतलब हमने उनके बीच में उनको मिक्स नहीं किया, हमने एक आइडिया लिया, एक ओपिनियन लिया, उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया, वो लॉजिकली ऑर्गेनाइज्ड है। एंड देयर इज ए क्लियर प्रोग्रेशन थ्रू आउट द रिस्पांस, और एक प्रोग्रेशन बन रहा है, एक प्रोसेस में चल रहा है, रीड करने में आसानी हो रही है थ्रू आउट द रिस्पांस। A range of cohesive devices including referencing and substitutions is used flexibility but with some inaccuracies or some over or under use. उसके बाद paragraphing is generally used effectively to support overall coherence and the sequencing of ideas within a paragraph is generally logical. ये जो क्राइटेरिया था बैंड 7 का सीसी के लिए वो भी मीट कर रहा है हमारे लिए। आगे देखते हैं वोकैबुलरी के लिए। The resource is sufficient to allow some flexibility and precision. There is some ability to use less common and the idiomatic item. तो less common items हमारी वो यहाँ पे जो अच्छे वर्ड्स हैं हमारे पास, जैसे प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी, ऑनेस्टी, एक्सपर्टाइज, सिग्निफिकेंट, यूनिफॉर्मिलिटी, तो ये इक्विटेबल वर्कफोर्स, ये सारे अच्छे वर्ड्स हैं वोकैबुलरी। There are some an awareness of style and collocation is evident. एक अच्छी collocations भी हमने यूज की हैं। Through inappropriacy occur. There are only few errors in spelling जो कि हमारे टास्क में नहीं है, and or other word formation। ये 3 से 4 जो कैटेगरीज हैं बैंड 7 लेने की, इनमें से आप सारी की सारी मीट करना नेसेसरी नहीं होता। आप 1, 2 या 3 मोस्टली आप मीट कर जाते हो, बस जो अच्छी पॉजिटिव चीजें हैं वो मीट कर जाते हो तो आपको ये बैंड स्कोर मिल जाता है। नेगेटिव मीट करना जरूरी नहीं होता। As per grammatical range and accuracy, a variety of complex structure is used. Yes, it is used with some flexibility and accuracy. Grammar and punctuation are generally well controlled, जो कि error free sentences हैं, and error free sentences are frequent. जो majority of the sentences जो है यहाँ पे error free हैं, उनमें कोई भी error नहीं है। A few errors in grammar may persist, जो कि हमारे टास्क में नहीं है जैसे मैंने कहा, but ideas do not impede communication। पर जो आइडिया है वो impede नहीं कर रहा, यानी कि वो हमारी कम्युनिकेशन में दखल अंदाजी नहीं कर रहा। जो बात कहनी चाहिए वो राइटर ने लिखा और रीडर ने अच्छे से उसको समझ लिया। तो ये क्राइटेरिया मैंने सिर्फ बैंड 7 से मैच करके दिखाया है आपको, पर ये जो रिस्पॉन्स है ये इजीली बैंड 7 प्लस है। तो आपको मैं रेकमेंड करूंगा कैम्ब्रिज के द्वारा दिया हुआ, आईडीपी के द्वारा दिया हुआ क्राइटेरिया आप डाउनलोड कीजिए राइटिंग के लिए और उसके अकॉर्डिंग ही अपना टास्क लिखा करें, तो जिससे आपका जो टास्क है और ज्यादा बेहतर तरीके से सामने आएगा। और जैसा हमने लिखा, आप एक ऐसा सिंपल टास्क भी लिखकर बिना कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर या बिना कोई स्पेसिफिक वोकैबुलरी या बिना किसी टॉपिकल वोकैबुलरी के भी बहुत अच्छा लिख सकते हैं। मानिए मेरी बात, तो आप यकीन कीजिए हम पर। तो ऐसे ही हमारी वीडियोस देखते रहिएगा और सीखते रहिएगा। और अगर आप अपना राइटिंग का टास्क चेक करवाना चाहते हैं तो आप हमें हमारे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपना एकेडमिक राइटिंग टास्क 1, टास्क 2 और जनरल जीटी ट्रेनिंग राइटिंग टास्क 1, टास्क 2 एक नॉमिनल फीस पे हम चेक करके आपको रिस्पॉन्स देंगे। हम गारंटी करते हैं कि हमारे द्वारा चेक किया गया एक डिस्क्रिप्टिव फीडबैक आपको बहुत ही लॉन्ग लेंथी एक अच्छा डिटेल्ड इन डेप्थ फीडबैक आपको मिलने वाला है हमारी तरफ से। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।